हेलो एवरीबॉडी, आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग गुड। आई एम दीपिका फ्रॉम लर्नो हब, एक ऐसा फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां पर आप पढ़ सकते हो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी एंड एसएसटी एब्सोल्युटली फॉर फ्री ओनली एट learnohub.com। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आईसीएसई क्लास 8 हिस्ट्री का नेक्स्ट चैप्टर, और चैप्टर का नाम है द राइज ऑफ ब्रिटिश पावर इन बंगाल। तो कैसे ब्रिटिशर्स एक ट्रेडर्स से कंपनी बन गए थे बंगाल में, उसी के बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे। और हर बार की तरह इस चैप्टर को भी शुरू करने वाले हैं एक स्टोरी के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। 1700s का इंडिया सोचो। इंडिया जहां पर मुगल एम्पायर वीक हो रही थी और वहीं पर बहुत सारे यूरोपियन ट्रेडर्स जैसे कि ब्रिटिशर्स, पोर्चुगीज, डच, फ्रेंच, ये इंडिया की तरफ भाग रहे थे। इंडिया से ट्रेड बढ़ाना चाहते थे, इंडिया में ट्रेड करना चाहते थे। और वहीं पर बंगाल बन चुका था ट्रेजर चेस्ट। इतना रिच था, इतनी फर्टाइल लैंड थी कि यहाँ पर ट्रेड बहुत अच्छा हो रहा था। और यहीं से बंगाल की असली कहानी शुरू होती है। 1600 में क्वीन एलिजाबेथ I कुछ ब्रिटिश कंपनीज को एक लाइसेंस देती है, लाइसेंस ईस्ट में जाकर ट्रेड करने का। और यहीं से सेटअप होती है पहली फैक्ट्री सूरत में, और उसके बाद बॉम्बे, कलकत्ता और मद्रास में अलग अलग ब्रिटिश बेसेस बन जाते हैं। लेकिन अब सीन में आते हैं फ्रेंच लोग, जो कि पौंडीचेरी में अपना बेस बनाते हैं। अब जल्दी ही होता ऐसा है कि ब्रिटिश और फ्रेंच दोनों ही इस ट्रेडिंग से ज्यादा अब पावर की लड़ाई में चले जाते हैं, और दोनों बन जाते हैं आर्क राइवल्स। जिन राइवल्स के बीच में वॉर्स लड़ी जाती हैं, जिन्हें बुलाया गया था कार्नेटिक वॉर्स। और तीसरी कार्नेटिक वॉर के एंड में फ्रेंच लोग सारी हिम्मत हार जाते हैं और यूरोपियन की पावर बन जाता है ब्रिटिशर्स इन इंडिया। अब ब्रिटिशर्स की नजर थी बंगाल पर। तो 1717 में बंगाल के नवाब फर्रुखसियार एक फरमान पास करते हैं, जिसमें वो बोलते हैं कि ब्रिटिशर्स ड्यूटी फ्री ट्रेड कर सकते हैं, मतलब इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पे कोई भी टैक्सेस नहीं लगेंगे। लेकिन इंडियन मर्चेंट्स पे बहुत ही हैवी टैक्सेस लगाए जाते थे। और बस यही वो समय था जहां से असली प्रॉब्लम शुरू हुई थी। 1756 में बंगाल के नवाब बने सिराज उद दौला। सिराज उद दौला ने कहा कि अगर इंडियन मर्चेंट टैक्सेस दे रहे हैं तो ब्रिटिशर्स को भी देने चाहिए। लेकिन ब्रिटिशर्स ने टैक्स देने से मना कर दिया। इस बात से नवाब को बहुत गुस्सा आया और नवाब ने कलकत्ता पर अटैक कर दिया और विलियम फोर्ट को कब्जे में ले लिया। फिर रॉबर्ट क्लिव वापस लौट आए फ्रॉम मद्रास टू कलकत्ता और अपना फोर्ट रिकैप्चर कर लिया। फिर ब्रिटिशर्स ने बनाया सिराज के खिलाफ एक बहुत ही डेंजरस प्लान, जिसमें उन्होंने अपने साथ सिराज के कमांडर इन चीफ मीर जाफर को भी शामिल कर लिया, ये लालच देकर कि अगर सिराज मर गया तो कुर्सी मीर जाफर को दे दी जाएगी। और मीर जाफर भी मान गया। उन्होंने एक ऐसी इम्पॉसिबल लिस्ट बनाई जिसको सिराज कभी नहीं मानते, और उन्होंने इसी का लास्ट विकल्प था लड़ाई। तो उन्होंने लड़ी एक लड़ाई जिसमें वो हार गए, और हारने के बाद अब कुर्सी पर, अब गद्दी पर बैठ गए मीर जाफर। 23 जून 1757 को बैटल ऑफ पलासी में सिराज अपने 50,000 सोल्जर्स लेकर आए, लेकिन मीर जाफर ने उन्हें धोखा दिया और आर्मी को लड़ने ही नहीं दिया। ये देखकर कि उनके साथ धोखा हुआ है, सिराज ने भागने की कोशिश की, लेकिन उन्हें पकड़कर मार दिया गया और अब पपेट रूलर बन गए मीर जाफर। पलासी की लड़ाई के बाद एक ट्रेडिंग कंपनी अब पॉलिटिकल पावर बन चुकी थी। लेकिन कहानी यहाँ पर खत्म नहीं हुई। जब मीर जाफर ब्रिटिशर्स की बातों पर खरे नहीं उतर रहे थे, उनकी उम्मीदों पर खरे नहीं उतर रहे थे, तो उन्होंने अगला नवाब बनाया उनके सन इन लॉ मीर कासिम को। मीर कासिम ने एक स्ट्रॉन्ग आर्मी बनाई। मीर कासिम ने इवन अवध के नवाब और शुजा उद दौला को भी अपने साथ मिलाया और एक स्ट्रॉन्ग आर्मी बनाकर ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़ने गए, लेकिन वो वहां पर हार गए। और इस तरह ये जीत बंगाल, बिहार और उड़ीसा का मालिक बना गई, किसे? ब्रिटिशर्स को। इस बैटल को कहा जाता है बैटल ऑफ बक्सर, जो 1764 में लड़ी गई थी।
अब रॉबर्ट क्लिव अपने देश से वापस इंडिया आए और उन्होंने एक ट्रीटी साइन की, द ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद इन 1765, जिसके अकॉर्डिंग शाह आलम II ने कंपनी को यानी कि ब्रिटिशर्स को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी दे दी थी। मतलब कि अब वो वहां के टैक्सेस, उनके रेवेन्यूज कलेक्ट करेंगे। तो इस तरह बंगाल लीगली जा चुका था ब्रिटिशर्स के हाथ में। क्लिव ने बंगाल में एक डुअल गवर्नमेंट स्टार्ट की, जिसमें सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज नवाब के पास थी, लेकिन पूरी पॉलिटिकल पावर और रेवेन्यू ब्रिटिशर्स के पास था। रिजल्ट, इकोनॉमी कोलैप्स हो गई, बहुत ज़्यादा लॉसेस हुए और अब वॉन हेस्टिंग्स ने ये डुअल गवर्नमेंट को खत्म कर दिया, इसे बंद कर दिया और अब पूरा पावर, पूरा कंट्रोल जा चुका था ब्रिटिशर्स के हाथ में। तो बच्चों, यही कहानी है आज की हमारी, जहां पर हम देखेंगे कि कैसे एक ट्रेडिंग कंपनी हमारे इंडिया पर रूल करने लग गई थी, एक पॉलिटिकल पावर बन चुकी थी। तो चलो स्लाइड बाय स्लाइड समझते हैं सारी बैटल, सारी ट्रीटीज और स्टेप बाय स्टेप कि कैसे ब्रिटिशर्स ने बंगाल को कैप्चर किया। तो शुरुआत में जैसे हम बात कर रहे थे द एडवेंट ऑफ ब्रिटिशर्स इन इंडिया, तो सबसे पहले ये ट्रेडर्स की तरह आए थे 17वीं सेंचुरी में और इनका एम था ट्रेड रिलेशंस बनाना, क्योंकि ये बंगाल के ऊपर इनकी नज़र थी और इन्हें ट्रेड रिलेशंस बनाने थे और प्रॉफिट्स कमाने थे। मिड 19th सेंचुरी तक ब्रिटिशर्स ने अपने राइवल्स को एलिमिनेट कर दिया। तो जैसे हमने स्टोरी में सुना था, ब्रिटिशर्स आए, डच, पोर्चुगीज और फ्रेंच आए। डच और पोर्चुगीज तो पहले ही निकल गए इस रेस से बाहर, लेकिन फ्रेंच ने 3 कार्नेटिक वॉर्स पढ़ी थी, आगे पढ़ेंगे, लड़ी थी, पढ़ी नहीं थी, लड़ी थी, आगे पढ़ेंगे। तो इससे ऑल इंडिया एम्पायर बाय द मिड ऑफ द 19th सेंचुरी, बाकी तीनों कंपनीज जो थी वो पीछे हट गई और अब एक यूरोपियन पावर बन के रह गए ब्रिटिशर्स, जिनके पास बेसिकली पूरा कंट्रोल आ चुका था। अब इम्पोर्टेंस ऑफ बंगाल, क्यों ये सारा का सारा एक्सपेंशन बंगाल से ही शुरू हुआ, मतलब क्यों इन सब ने बंगाल को चूज किया? द रीजन बीइंग, एक तो यहाँ की जो पॉलिटिकल पावर थी, एक तो वो थोड़ी सी हिल रही थी, दूसरा बंगाल ना एक माइलस्टोन था, जहां पर एक तो बंगाल का कॉन्क्वेस्ट बहुत ही क्रूशियल है, दिस ओपन द डोर फॉर द फर्दर कॉन्क्वेस्ट, और इसने एक फाउंडेशन ले की जहां पर ब्रिटिशर्स अब इंडिया में एंटर हुए एंड दिस मेड देम फ्रॉम ट्रेडर्स टू रूलर्स। आगे बात करते हैं द ईस्ट इंडिया कंपनी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 CE में कुछ ग्रुप ऑफ ब्रिटिश मर्चेंट्स थे और इन्हें एक लाइसेंस दिया गया बाय क्वीन एलिजाबेथ I, जिन्होंने कहा कि आप ईस्ट में जाओ और वहां पर जाके वहां की कंट्रीज के साथ आप ट्रेड बढ़ाओ। ऐसा ही हुआ ताकि प्रॉफिट्स बढ़े और उस प्रॉफिट का कुछ हिस्सा क्वीन को भी मिलता था। तो ये क्या करते थे, ये ईस्ट में आकर गुड्स को खरीदते थे लो कॉस्ट पर और उसे यूरोप में जाके हाई प्राइसेस में बेचते थे, जिससे इनका प्रॉफिट भी बढ़ा और यूरोप में इनका इन्फ्लुएंस भी बढ़ा। देन कमिंग ऑन टू द फर्स्ट फैक्ट्रीज एंड सेटलमेंट्स, तो जैसे कि हमने बात की थी कि गुजरात के सूरत में सबसे पहली फैक्ट्री सेटअप हुई इन 1612 CE। अब यहाँ पर फैक्ट्री से मैन्युफैक्चरिंग नहीं है, फैक्ट्री का मतलब है कि एक ऐसी सेटलमेंट जहाँ पर सामान लाया जाता था और वेयर हाउस में रखा जाता था, स्टोर किया जाता था। उनके प्रॉपर रिकॉर्ड्स मेंटेन करने के लिए ऑफिसेस बनाए गए और रेजिडेंशियल क्वार्टर्स बनाए गए उन लोगों के लिए जो इस कंपनी में, इस फैक्ट्री में काम किया करते थे। तो 1623 CE में फैक्ट्रीज सूरत, भरूच, अहमदाबाद, आगरा और मसूलीपट्टनम में भी एस्टैब्लिश हो गई। नाउ सर थॉमस रियो ही वेंट एज एन एम्बेसडर टू जहांगीर, ब्रिटिशर्स की तरफ से, इस कंपनी की तरफ से, और उन्होंने ट्रेड कंसेशंस मांगे कंपनी के लिए। इस तरह उन्हें ट्रेड कंसेशंस मिले और उनकी ट्रेडिंग और ज़्यादा ईजी हुई। नाउ कमिंग ऑन टू मेड्रास, तो मेड्रास एंड द फोर्ट सेंट जॉर्ज, तो 1639 CE में मेड्रास यानी कि आज के टाइम का चेन्नई, वहां पर ब्रिटिशर्स को एक लोकल रूलर ने बंगाल ऐसे ही दे दिया, उस कंपनी को ऐसे ही बंगाल दे दिया। एंड
वहां पर अब उन्होंने बनाना शुरू कर दिए अपने फोर्टिफिकेशंस शुरू कर दी, बड़ी बड़ी जो ट्रेडिंग सेटलमेंट्स है वो बनाना शुरू कर दी, और इसे बुलाया गया फोर्ट सेंट जॉर्ज, और मेड्रास बिकेम द की ब्रिटिश बेस ऑन द ईस्टर्न कोस्ट। तो ईस्ट कोस्ट पे ब्रिटिशर्स एक मेजर पावर बन चुके थे अब ऑफ द ट्रेडिंग कंपनीज। देन कमिंग ऑन टू द इंग्लिश एंड द चार्ल्स टू, तो यहाँ पर 1668 में अब उसके बाद चार्ल्स जो थे उन्होंने कंपनी बॉम्बे जो उन्हें दहेज में मिली थी वो उन्होंने कंपनी को बॉम्बे ऐसे ही दे दिया रेंट पर विद 10 पाउंड्स पर ईयर, मतलब हार्डली 10 पाउंड्स पर ईयर में उन्होंने बॉम्बे कंपनी को रेंट पे दे दिया। और उन्हें कैसे मिला था, उन्हें पोर्चुगल मैरिज अलायंस में मिला था, मतलब पोर्चुगीज की तरफ से मिला था। द बॉम्बे ग्रू एज द मेन सेटलमेंट फॉर ब्रिटिशर्स ऑन द वेस्ट कोस्ट, तो ईस्ट में भी था मेड्रास और वेस्ट में अब बन गया बॉम्बे। अब आते हैं कैलकटा में, दैट इज एंड द फोर्ट विलियम। तो यहाँ पर 1690 सीई में ब्रिटिशर्स ने अपनी सेटलमेंट एस्टैब्लिश की कैलकटा में, और अपने डिफेंस के लिए उन्होंने एक फोर्ट विलियम भी बना लिया। अब मेड्रास, बॉम्बे, कैलकटा ये इनके हेडक्वार्टर्स बन चुके थे। तो मेड्रास सदर्न में था, वेस्टर्न में बॉम्बे था और ईस्टर्न में कैलकटा था। अब क्या था, अब आती है प्रेसिडेंसीज। तो इन सारी ही जगहों पर जो इनके हेडक्वार्टर्स थे, इन रीजन्स को बुलाया गया प्रेसिडेंसीज, और इनको कंट्रोल करने के लिए गवर्नर्स को रखा गया। और प्रेसिडेंसीज दे फॉर्म द एडमिनिस्ट्रेटिव एंड द मिलिट्री बैकग्राउंड ऑफ द ब्रिटिश पावर। तो इन्हें जगह मिल चुकी थी, और अब यहाँ पर स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन, मतलब इनका जो मिलिट्री बेसिस भी थे ना, वो भी ब्रिटिशर्स के यहाँ पर बनने लग गए। अब कुछ टाइम बाद ऐसा हुआ, अर्ली 18th सेंचुरी में कुछ ऐसा हुआ कि जो ब्रिटिशर्स की जो छोटी छोटी कंपनीज आई थी, उन्होंने मर्ज होकर एक बड़ी नई कंपनी बना ली, जिसे इन्होंने बुलाया यूनाइटेड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ इंग्लैंड ट्रेडिंग इन द ईस्ट इंडीज। और इससे क्या हुआ, ब्रिटिश कंपनी, ये जो ब्रिटिशर्स थे ये और ज्यादा स्ट्रॉन्ग कंपनी हो गए अगेंस्ट देयर राइवल्स। अब फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, अब जब तक जो ब्रिटिशर्स थे, जब तक उन्होंने अपने यहाँ पर प्रेसिडेंसीज बना ली थी, उस समय तक, मतलब उससे भी कई बाद आए फ्रेंच लोग जो 1664 सीई में आए, और अब इन्होंने अपना बेस बनाया पौंडीचेरी को, अपना हेडक्वार्टर बनाया इंडिया में पौंडीचेरी को। और इसके सिवा कुछ और सेटलमेंट्स इनकी सूरत, मसूलीपट्टनम, चंद्रनगर और माहे में देखी गई। अब जब तक फ्रेंच आए ना, ब्रिटिशर्स ऑलरेडी एस्टैब्लिश हो चुके थे एज अ ट्रेडिंग कंपनी अलोंग द कोस्ट, साउथ में भी, वेस्ट में भी और ईस्ट में भी। तो यहाँ पर 18th सेंचुरी के टाइम पर अब दो मेन पावर्स उभर कर आ रही थी, एक थे ब्रिटिशर्स और दूसरे थे फ्रेंच। जो डच और पोर्चुगीज, जिन दोनों की हमने पहले भी बात की थी स्टोरी में भी, तो डच ने अपना इन्फ्लुएंस 17th सेंचुरी में ही लूज कर दिया था। तो अब ये कहीं पर भी पिक्चर में, कहीं पर भी पावर में नहीं थे। डच जो थे उन्हें ब्रिटिशर्स और फ्रेंच ने मिलकर हरा दिया था। अब बचे दो लोग, फ्रेंच और ब्रिटिशर्स, एंड नाउ दे बिकेम आर्क राइवल्स। इतने खतरनाक राइवल्स कि अब वो मोनोपोली चाहते थे ट्रेड में। देखो अभी तक भी सिर्फ ट्रेड की बात हो रही है, अभी तक भी वो सिर्फ ट्रेड में मोनोपोली चाहते थे, और इनके बीच काफी कॉम्पिटिशन था और इनके बीच वॉर्स भी हुई, जिन्हें कार्नेटिक वॉर्स बुलाया गया। नाउ ट्रेड मोनोपोली की वजह से इंटेंस कॉम्पिटिशन था, ये जो कमर्शियल राइवलरी थी ये ग्रो हो रही थी जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा था, और पॉलिटिकल राइवलरी इन यूरोप स्पिल्ड इनटू इंडिया। अब ये जो इनकी लड़ाइयाँ थी ना, इससे पॉलिटिकल राइवलरीज जो थी वो इंडिया में भी, अब लड़ तो ये हमारी ही लैंड पर रहे थे, वॉर्स तो हमारी लैंड पर हो रही थी, तो इसकी वजह से पॉलिटिकल राइवलरी जो थी यूरोप की, वो हमारी कंट्री में उसकी लड़ाइयाँ हो रही थी। हैं यूरोप के, लेकिन लड़ाइयाँ हमारे देश में लड़ रहे हैं। तो डिक्लाइन ऑफ द मुगल एम्पायर हो रहा था, मतलब वो समय था जब मुगल एम्पायर वीक हो रहा था, अपनी स्ट्रेंथ, अपनी पावर को लूज कर रहा था, और दूसरी तरफ इंडिया में पॉलिटिकल कंडीशंस बहुत ही अनस्टेबल चल रही थी। इसकी वजह से ब्रिटिशर्स को एक अपॉर्चुनिटी मिली और उन्होंने इस अपॉर्चुनिटी का पूरा फायदा उठाया। अब हुई कार्नेटिक वॉर्स। कार्नेटिक वॉर्स मतलब ये ब्रिटिश और फ्रेंच के बीच में साउथ इंडिया कार्नेटिक रीजन में लड़ी गई। कार्नेटिक रीजन ना
मतलब साउथ इंडिया वाला रीजन, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु वाला रीजन है, यहाँ पर 3 वॉर्स हुई, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, जिसमें से दे एस्टैब्लिश द सुप्रीमेसी इन इंडिया। मतलब इनका मेन एम था कि जो जीतेगा ना वो सुप्रीम ट्रेडिंग कंपनी कहलाएगा इंडिया में। नाउ द रिजल्ट ऑफ द कार्नेटिक वॉर्स, ब्रिटिशर्स जीत गए, उनका ज्यादा पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस हो गया कार्नेटिक पर। और थर्ड कार्नेटिक वॉर के बाद तो फ्रेंच लोगों ने ना अपनी होप लूज ही कर दी। अब वो चुपके से अपनी एक जगह पर बैठ के बस वहीं पर ट्रेड किया करते थे और पॉलिटिकल पावर में आने का उनका कोई मूड नहीं था। Then coming on to the outcome, तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी became the strongest European power। तो ये इनका इन्फ्लुएंस मतलब इंडिया में भी ये स्ट्रॉन्गेस्ट यूरोपियन पावर बन रहे थे और यूरोप में भी ये स्ट्रॉन्गेस्ट बन चुके थे। नाउ कमिंग ऑन टू बंगाल इन द 18th सेंचुरी। अब ये जो सारी कहानी थी ना ब्रिटिशर्स के आने की जाने की, ये सब बंगाल से शुरू हुई। तो बंगाल की जो लैंड है, बंगाल बहुत रिच हुआ करता था, बंगाल की लैंड बहुत फर्टाइल थी, बहुत ही फर्टाइल प्रोविंस हुआ करती थी इंडिया में, और इसे पैराडाइज ऑन द अर्थ भी बुलाया जाता था, जिसकी वजह से अलग अलग देशों से ट्रेडर्स अट्रैक्ट हो रहे थे टुवर्ड्स इंडिया, जैसे हॉलैंड, फ्रांस और इंग्लैंड से, और ये अपनी अपनी ट्रेडिंग सेटलमेंट्स करना चाहते थे बंगाल में, ताकि वो इन ट्रेडिंग बेसिस से बहुत सारे प्रॉफिट्स कमा सकें। तो ब्रिटिश सेटलमेंट्स जो थी कैलकटा में, एट कैलकटा, तो इट वाज द लार्जेस्ट एंड द मोस्ट प्रॉस्परस यूरोपियन सेटलमेंट इन बंगाल। और फिर कैलकटा में, करेक्ट, तो 1717 सीई में जो मुगल एम्परर थे फर्रुखसियार, जहां से ये पॉलिटिकल पावर बनने की जो शुरुआत थी ना वो यहाँ से हुई थी, जब फर्रुखसियार ने एक फरमान पास किया जिसमें उन्होंने ब्रिटिशर्स को ड्यूटी फ्री ट्रेड करने के लिए अलाउ कर दिया। बस यही था। अब बंगाल, बिहार, उड़ीसा में कंपनी फ्रीली ट्रेड कर रही थी, इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स बिल्कुल टैक्स फ्री चल रहे थे। और वहाँ पर अगर हम इंडिया के इंडियन ट्रेडर्स की बात करें, इंडियन मर्चेंट्स की बात करें, तो उन्हें हैवी टैक्सेस देने पड़ते थे। सो राइट टू इशू द पासेस फॉर फ्री मूवमेंट्स ऑफ द गुड, तो इवन उनके पास ये भी राइट था कि वो फ्री पासेस इशू कर सकें। नाउ कमिंग ऑन टू द लिमिटेशंस फॉर कंपनी एम्प्लॉयज। अब कंपनीज जो थी ना वो प्राइवेट ट्रेड, मतलब वो ट्रेड कर सकती थी, लेकिन जो कंपनी के एम्प्लॉयज थे वो भी प्राइवेट ट्रेड कर सकते थे, लेकिन उनको ड्यूटी फ्री ट्रेडिंग नहीं थी, उनको उसके लिए टैक्स देना पड़ता था, जैसे इंडियन मर्चेंट टैक्सेस देते थे। सो डिस्पाइट दिस द मिसयूज बिकेम वेरी कॉमन। ऑल्दो एम्प्लॉयज को टैक्सेस देने थे लेकिन वो भी नहीं देते थे, मिसयूज बहुत कॉमन हो चुका था और इंडियन रूलर्स को बहुत ज़्यादा लॉस होने लगा। इवन ये तक कहा जाता है कि वो ये फ्री पासेस इंडियन मर्चेंट्स को भी दे देते थे, तो वो जो टैक्सेस कलेक्ट होकर जाने थे रूलर के पास वो नहीं जाते थे और इससे इंडियन रूलर्स को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। फिर बात करते हैं प्रॉफिट्स और इंटरफेरेंस की। अब आई तो ये ट्रेडिंग कंपनी थी, लेकिन कंपनी ने बहुत ज़्यादा प्रॉफिट बनाया बंगाल में ट्रेड करने से, एंड ग्रेजुअली वो लोकल पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हो गए। कैसे हुए? कभी एक नवाब को या फिर एक लीडर को सपोर्ट कर देना, एक रूलर को सपोर्ट कर देना, कभी दूसरे को सपोर्ट नहीं करना। तो बस ऐसे ही ना इन्होंने अपनी लोकल पॉलिटिक्स में ये इंटरफेयर करना शुरू कर दिया। सपोर्टेड वन रूलर अगेंस्ट अनदर, गेन टेरिटोरियल, मॉनेटरी एंड पॉलिटिकल एडवांटेजेस। मतलब ऐसा करके कि एक को सपोर्ट करना है दूसरे को नहीं करना है, इससे टेरिटोरियल बेनिफिट्स भी हो रहे थे, पैसों के भी हो रहे थे और इवन पॉलिटिकल एडवांटेजेस भी ये ले रहे थे। और इन्होंने अब एक्टिवली इंडियन पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व करना शुरू कर दिया। बात करते हैं द फाउंडेशन ऑफ द ब्रिटिश रूल। अब मिड 18th सेंचुरी के टाइम कंपनी खुद को बहुत ही फॉर्मली एस्टैब्लिश कर चुकी थी बंगाल में, एंड दिस लेड द फाउंडेशन ऑफ ब्रिटिश रूल इन बंगाल एंड दिस मार्क द बिगिनिंग ऑफ द पॉलिटिकल कॉन्क्वेस्ट आफ्टर कमर्शियल सक्सेस। अब होती है बैटल ऑफ पलासी। अब हुआ क्या था कि 1756 में जो नवाब था बंगाल का, जिनका नाम था अली वर्दाई खान, वो मर जाते हैं, उनकी डेथ हो जाती है। और अब आते हैं उनके पोते, उनके ग्रैंडसन सिराज उद दौला। सिराज उद दौला जो थे वो काफ़ी यंग थे और वो ये जो ग्रोइंग पावर थी ब्रिटिशर्स की, इसको देखकर वो परेशान थे और इसके लिए उन्होंने बहुत ही स्ट्रॉन्ग आर्मी भी खड़ी की थी। लेकिन यहाँ पर क्या था कि इनके पास ना
अंदर ही काफी सारे चैलेंजेस थे, इंटरनल पॉलिटिक्स भी थी और एक्सटर्नल भी थी। इंटरनल में क्या था कि ये बहुत यंग थे और लोग इनके अपने कोर्ट में भी दुश्मन थे और कोर्ट के बाहर भी लोग थे जो इनके दुश्मन थे। पोजीशन काफी अनस्टेबल थी, काफी इनसिक्योर थी एंड डिटर्मिन्ड टू असर्ट द अथॉरिटी ओवर द यूरोपियंस। तो ये सारी चीजें थी। अब क्या हुआ, अब ये जैसे फरमान पहले पास किया गया था कि ड्यूटी फ्री ट्रेड ब्रिटिशर्स कर सकते हैं, इन्होंने आके ये फरमान पास किया कि जिस तरह इंडियन मर्चेंट्स टैक्सेस देते हैं वैसे ही ब्रिटिशर्स को भी देने पड़ेंगे, लेकिन ब्रिटिशर्स ने मना कर दिया। इससे आया गुस्सा सिराज को और सिराज अब जंग लड़ने चल पड़े। तो इन्होंने दे रिफ्यूज्ड और ये गए और इन्होंने कलकत्ता में फोर्ट के ऊपर कैप्चर कर लिया। एंड अब क्योंकि इन्होंने मना कर दिया कि भाई हम नहीं करेंगे, हम बेसिकली टैक्सेस नहीं देंगे। और दूसरी चीज इन्होंने बोली थी कि अगर तुम्हारी वॉर है, राइट, तो वॉर है, अब ब्रिटिश और फ्रेंच के बीच में वॉर चलती रहती थी कि अगर तुम्हारी वॉर है तो उसको अपनी लैंड पे जाके लड़ो, ना कि हमारी लैंड पे, और हमारी लैंड पे लड़ाई नहीं करो। तो फ्रेंच लोग जो थे उन्होंने बात मान ली, लेकिन ब्रिटिशर्स ने नहीं मानी और सिराज को लगा कि ये उनकी सॉवरेनिटी पर अटैक है, तो वो दे अलाउड यूरोपियंस टू स्टे एट ट्रेडर्स, लेकिन मास्टर्स बनने को उन्होंने मना किया। अब वही था कि फ्रेंच ने मान लिया लेकिन ब्रिटिशर्स नहीं माने ऑन एंड दे डिसमेंटल द फोर्टिफिकेशंस। उनको अपनी जो भी उन्होंने फोर्ट्स बनाए थे उनको डिसमेंटल करने को बोला और अपनी प्राइवेट वॉर्स को अपनी टेरिटरीज में लड़ने को बोला। फ्रेंच मान गए, ब्रिटिश नहीं माने। एंड फाइनली अब सिराज का आया रिस्पॉन्स क्या था कि उन्हें गुस्सा आया और उन्होंने ब्रिटिशर्स की अथॉरिटी को चैलेंज किया। नाउ दे डिटर्मिन्ड टू टीच देम अ लेसन। तो वो एक लेसन सिखाना चाहते थे और उन्होंने डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन किया और वो गए कलकत्ता अपनी ह्यूज आर्मी के साथ और उन्होंने फोर्ट विलियम को कैप्चर कर लिया 1756 में। और बंगाल को टेम्परेरीली, ये जो ब्रिटिश पावर थी बंगाल में, उसे टेम्परेरीली अब क्रश कर दिया गया। लेकिन अब रिकवरी हो गई ऑफ कलकत्ता इन 1757 अगले ही साल बाय रॉबर्ट क्लिव, who is also called as the hero of Arcot. So he came from Madras with a strong force और उन्होंने कलकत्ता को रिकैप्चर कर लिया इन जनवरी 1757। अब नवाब से उन्होंने कुछ प्रिविलेजेस रिस्टोर करा ली, जैसे कि ट्रेडिंग प्रिविलेजेस, कुछ पोजेशंस थे कंपनी के वो भी ले लिए और फोर्टिफिकेशन भी उन्होंने अलाउ करा दी कि हम जितने चाहे हम फोर्ट्स कलकत्ता में बना सकते हैं, तो ये भी अलाउ कर दिया। अब सिराज जो थे डिमांड्स मान गए, लेकिन ब्रिटिशर्स ना अभी तक सेटिस्फाई नहीं हुए थे। ब्रिटिशर्स का प्लान कुछ और ही था। उनका ऑब्जेक्टिव था कि सिराज उद दौला को रिप्लेस कर दो किसी पपेट रूलर से, मतलब एक ऐसा रूलर जो नवाब की गद्दी पर तो बैठे, उसके पास सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो, कोई पावर ना हो और हम इस जगह को हम चलाएं। So this marked the beginning of the political ambition of Britishers in Bengal. तो अब रॉबर्ट क्लिव जो थे उन्होंने एक प्लॉट बनाया अगेंस्ट नवाब विद नवाब्स कोर्टियर्स, मतलब नवाब के अगेंस्ट उन्हीं के कोर्ट के लोगों के साथ। तो नवाब का जो कमांडर इन चीफ था मीर जाफर, उसके साथ ये पूरा प्लान बनाया जिसमें उन्होंने कहा कि हम आपको ये गद्दी दे देंगे अगर नवाब मर जाता है तो। एंड उन्होंने इन रिटर्न मांगा मनी और ट्रेडिंग प्रिविलेजेस। मीर जाफर भी मान गया एंड द सीक्रेट ट्रीटी वाज साइंड विद मीर जाफर। तो एक सीक्रेट ट्रीटी साइन हुई और अब ब्रिटिश गेव सिराज एन इम्पॉसिबल लिस्ट ऑफ डिमांड्स, मतलब कुछ ऐसी डिमांड्स जो कि पॉसिबल ही नहीं थी। अब क्या हुआ, उनके पास तो सिर्फ एक ही रास्ता बचा था और वो था जंग लड़ने का, वॉर का। सो वॉर बिकेम इनएविटेबल। अब ये जो वॉर थी ना, अब यही लास्ट फाइनल रास्ता था। तो अब हुई बैटल ऑफ पलासी ऑन 23 जून 1757। तो रॉबर्ट क्लिव ने ब्रिटिशर्स के साथ ही लेड द ब्रिटिशर्स टू प्लासी, जो मुर्शिदाबाद के पास है, और वहीं पर सिराज अपनी 50,000 लोगों की सेना को लेकर आया। तो सबको लग रहा था कि ये तो हार ही जाएंगे ब्रिटिशर्स, क्योंकि इतनी बड़ी सेना है नवाब के पास। लेकिन अंदर ही अंदर उनके साथ धोखा हुआ
और मीर जाफर के अंडर काफ़ी सारी आर्मी जो उनके कंट्रोल में थी, मीर जाफर ने उनको लड़ने से मना कर दिया। और फिर क्या हुआ, नवाब को जब पता चला कि ये तो मेरे अगेंस्ट, ये तो बिट्रेयल है, और अब वो वहां से भागने की कोशिश करते हैं। वो भाग भी जाते हैं लेकिन उनको वापस पकड़कर ब्रिटिशर्स उन्हें मार देते हैं। और फिर क्या, अब फाइनली मीर जाफर जो थे उन्हें नवाब बना दिया गया बंगाल का बाय द ब्रिटिशर्स। तो देखो, पॉलिटिकल पावर ब्रिटिशर्स के हाथ में थी। नाउ द रिजल्ट ऑफ द बैटल ऑफ प्लासी। तो बैटल ऑफ प्लासी का रिजल्ट ये था कि कंपनी अनडिस्प्यूटेड राइट, मतलब कंपनी जो थी ना, उन्हें अनडिस्प्यूटेड राइट मिल गया फ्री ट्रेड का, क्योंकि नवाब तो उनका पपेट था, नवाब तो उन्होंने बनाया था, उसके साथ सारी की सारी सांठ गांठ उन्होंने पहले ही कर रखी थी। तो अब बंगाल, बिहार एंड ओडिशा वो फ्री ट्रेड में आ चुके थे। मीर जाफर ने कंपनी को पैसे भी दिए और ऑफिशियल्स को, एंड दैट अमाउंट वाज ओवर 300 लाख रुपीज। मतलब गद्दी ली और इतने सारे पैसे दिए और नवाब को मरवा भी दिया। देन द इम्पोर्टेंस ऑफ प्लासी। तो ये ना एक काफ़ी मेजर टर्निंग पॉइंट रहा था हिस्ट्री में। अगर शायद उस समय सिराज नहीं हारता तो शायद इंडिया कुछ और होता। नाउ दिस पेव्ड फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ब्रिटिश रूल इन बंगाल इन इंडिया, राइट। द ट्रांसफॉर्म्ड कंपनी फ्रॉम ट्रेडिंग टू द पॉलिटिकल पावर। नवाब एक पपेट रूलर की तरह रह गया था और ब्रिटिशर्स जो थे वो वर्चुअली बंगाल को रूल कर रहे थे। अब वास्ट रिसोर्सेज थे बंगाल के पास एट ब्रिटिश डिस्पोजल। तो इसी से, मतलब बंगाल के जो सारे के सारे रिसोर्सेज थे ना, वो ब्रिटिशर्स के पास थे। जैसे मैंने बात की, वो एक पपेट रूलर था जिसके पास सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी, ना पावर थी, ना ही पैसा था। और अब ये जितना भी पैसा था वो सारा का सारा ब्रिटिशर्स के पास था और इसी की हेल्प से उन्होंने थर्ड कार्नेटिक वॉर लड़ी। करेक्ट। द फंडेड फ्यूचर मिलिट्री एक्सपेडिशंस। तो जो भी उनके फ्यूचर मिलिट्री एक्सपेडिशंस थे वो भी इसी पैसे से उन्होंने लड़े। अब मीर जाफर की जो वीकनेस थी, अब वो वीक रूलर थे, रियल पावर में नहीं थे। तो नवाब जो था वो रिस्पॉन्सिबल था लेकिन अथॉरिटी उसके पास किसी चीज़ की नहीं थी। और देखते ही देखते बंगाल की वेल्थ ड्रेन हो गई और ऑफिशियल्स को बहुत बुरी तरह से यहाँ पर कंपनी ने लूट कर ख़त्म कर दिया। नाउ कमिंग ऑन टू द राइज ऑफ मीर कासिम। अब यहीं से राइज होता है मीर कासिम का, जो क्योंकि मीर जाफर कंपनी की डिमांड्स को पूरा नहीं कर पा रहे थे तो उन्हें नवाब की पोस्ट से हटा दिया जाता है और उन्हें रिप्लेस कर दिया जाता है उनके सन इन लॉ मीर कासिम के साथ इन 1760। अब मीर कासिम ग्रांटेड कंपनी द जमींदारी ऑफ बुर्दवान, मिडनापुर एंड चित्तागोंग। ब्रिटिश कंपनी अब ट्रू किंग मेकर्स की तरह इमर्ज होती है और बन जाती है ट्रू किंग मेकर्स। तो मीर कासिम नवाब कैसे थे? तो मीर कासिम जो एक कॉम्पिटेंट और एफिशिएंट रूलर थे, तो उन्होंने ये डिटर्मिन कर लिया था कि उन्हें खुद को ब्रिटिश के कंट्रोल से फ्री करना है। तो इसके लिए उन्होंने बंगाल की फाइनेंशियल कंडीशन को इम्प्रूव किया और मॉडर्न और डिसिप्लिन्ड आर्मी ट्रेन की अंडर बाय द यूरोपियंस। तो मतलब वो जो यूरोपियंस ही ट्रेन कर रहे थे वही उसी मॉडर्न और डिसिप्लिन्ड आर्मी को उन्होंने अपने अंडर लिया। और अब क्योंकि वो एक ऐसी स्ट्रॉन्ग आर्मी खड़ी कर रहे थे तो वो ब्रिटिशर्स के साथ अब उनकी कंडीशंस भी खराब होने लगी थी। अब क्या था, यही वजह बनी बिटवीन द कॉन्फ्लिक्ट द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन मीर कासिम एंड द ब्रिटिशर्स। तो जो कंपनी एम्प्लॉयज थे दे मिस यूज द ट्रेड प्रिविलेजेस। उन्होंने क्या किया, ड्यूटी फ्री में ही सब कुछ बेच रहे थे और वहीं पर जो इंडियन मर्चेंट्स थे उन्हीं को, इंडियन मर्चेंट्स को भी ये ड्यूटी फ्री पासेस दे रहे थे। इससे नवाब का जो रेवेन्यू था वो और कम हो गया और ये एक कॉज बना कॉन्फ्लिक्ट का। देन मीर कासिम एबॉलिश्ड ऑल ड्यूटीज। इंटरनल ट्रेड को फिक्स करने के लिए, करप्शन को हटाने के लिए उन्होंने सारी ड्यूटीज को अबॉलिश कर दिया और जो ब्रिटिश मर्चेंट्स थे वो फ्यूरियस हो गए एंड दे रिफ्यूज्ड इक्वल स्टेटस विद इंडियंस। तो उन्होंने बोला कि इंडियंस के साथ हम इक्वल स्टेटस नहीं शेयर कर सकते। सो द वॉर ब्रोक आउट इन 1763। Now coming on to the war and alliance. So Mir Qasim was defeated
फ्लेड इन अवध, ठीक है। तो अब मीर कासिम उस लड़ाई में हार गया और वो भाग गया अवध। अवध में जाके उसने दो लोगों के साथ अलायंस बनाई। पहले थे नवाब ऑफ अवध सुजा-उद-दौला और दूसरे थे मुगल एम्परर शाह आलम II एंड कंबाइंड फोर्सेस फेस्ड ब्रिटिश एट बक्सर। तो इसे बुलाया गया द बैटल ऑफ बक्सर दैट हैपेंड इन 1764। तो बिहार के बक्सर एरिया में ये बैटल लड़ी गई जिसमें मीर कासिम, सुजा-उद-दौला एंड शाह आलम II थे। लेकिन यहाँ पर ये तीनों ही हार गए और अब कंपनी ने खुद को और सुपीरियर प्रूव कर दिया और फाइनली अब ये जो पूरा का पूरा एरिया था अब वो और फैल गया टुवर्ड्स बिहार, ओडिशा और यहाँ तक। नाउ व्हाट वाज द इम्पोर्टेंस ऑफ बैटल ऑफ बक्सर? तो अगर हम ब्रिटिशर्स के लिए देखें ना तो बैटल ऑफ बक्सर जो थी ना उसने ब्रिटिशर्स को बंगाल, बिहार और उड़ीसा का मास्टर बना दिया था। पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस भी उन्हें मिला और उन्होंने अवध और मुगल एम्परर्स के ऊपर कंट्रोल भी और कर लिया। So this laid the foundation of British rule in India and Robert Clive returned as the governor of Bengal. अब यहाँ पर बैटल ऑफ बक्सर खत्म हुई और दूसरी तरफ से ये जो रॉबर्ट क्लिव थे ये अपने देश गए हुए थे और वहां से वापस आ गए, ठीक है। इससे पहले कि मैं आगे बताऊं कि क्या हुआ, दो बैटल्स अभी तक हमने पढ़ी हैं, बैटल ऑफ पलासी 1757 एंड बैटल ऑफ बक्सर 1764। बैटल ऑफ पलासी लड़ी गई थी कंपनी को, मतलब बेसिकली कंपनी एक पॉलिटिकल पावर में आई थी आफ्टर द बैटल ऑफ पलासी। और अगर हम बैटल ऑफ बक्सर की बात करें तो अब कंपनी एक सुप्रीम पावर बन चुकी थी नॉर्थ इंडिया में। तो दोनों बैटल्स कब कब हुई थी और दोनों बैटल्स के बाद ब्रिटिशर्स की जो पॉलिटिकल पावर थी उसमें क्या चेंज हुआ था वो आपको पता होना चाहिए। अब जैसे कि मैंने बात की कि रॉबर्ट क्लिव अपने देश से वापस आ गए इंडिया में एज द गवर्नर ऑफ इंडिया और गवर्नर ऑफ बंगाल। तो अब यहाँ पर इन्होंने ना एक ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद साइन की इन 1765। जो ट्रीटी साइन की गई थी सुजा-उद-दौला द नवाब ऑफ अवध और शाह आलम II द मुगल एम्परर। तो क्या क्या हुआ, तो अवध के साथ जो ट्रीटी थी उन्होंने क्या किया, उन्होंने अवध वापस कर दिया नवाब को कि हमें नहीं चाहिए तुम्हारा अवध हमें, लेकिन उन्होंने 2 डिस्ट्रिक्ट्स ले ली, कोरा और इलाहाबाद उनसे ले लिया। अब जो नवाब थे अवध के उन्हें 50,000 रुपए देने पड़े एज अ कंपनसेशन टू ब्रिटिशर्स। क्यों? क्योंकि वो हार गए थे, तो हार के बदले उन्हें 50,000 रुपए कंपनसेशन देना पड़ा। द ब्रिटिश डिफेंड अवध अगेंस्ट द आर्मीज। तो उन ब्रिटिशर्स ने बोला कि हम तुम्हें एनिमीज के अगेंस्ट डिफेंड करेंगे, लेकिन उसके लिए जो खर्चा आएगा आर्मी के ऊपर वो अवध खुद बेयर करेगा, वो खर्चा ब्रिटिशर्स नहीं देंगे। अवध became the buffer state between Bengal and the Marathas. आगे बढ़ते हैं। Now talking about the terms with शाह आलम II। तो शाह आलम के साथ ना उन्होंने बेसिकली शाह आलम को उन्होंने ये जो दोनों चीजें अवध से ली थी कोरा और इलाहाबाद ये शाह आलम को दे दिया और उन्हें एनुअल पेंशन दी 20 लाख रुपीस की, ठीक है। अरे वाह, इनको तो कुछ मिला ही है, लेकिन ब्रिटिशर्स इतनी आसानी से तो देने वाले थे नहीं। सो ही इन रिटर्न ही गेन्ड कंपनी को मिली दीवानी, मतलब कि उन्हें रेवेन्यू कलेक्शन के राइट्स मिले। और किसी भी कंट्री में सबसे ज़्यादा रेवेन्यू मतलब किसी भी कंट्री को अगर इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग बनाना है तो रेवेन्यू कलेक्शन जो है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होना चाहिए और वो बहुत एफिशिएंट होना चाहिए, करेक्ट। तो यहाँ पर रेवेन्यू कलेक्शन मतलब दीवानी का पूरा जो ग्रांट था अब वो इन्होंने शाह आलम से कंपनी की तरफ ले लिया था ऑफ बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा। तो सारे रेवेन्यू कलेक्ट यही करते थे। नाउ द कंपनीज कंट्रोल ओवर बंगाल बिकेम लीगल, ठीक है। तो अब बंगाल के ऊपर कंपनी को लीगल राइट मिल चुका था। नाउ द पपेट्स ऑफ नवाब। अब ये जो पपेट्स ऑफ ब्रिटिशर्स दैट इज द पपेट नवाब। सो पपेट नवाब्स कंटिन्यूड द थ्रोन इन बंगाल। कोई मिलिट्री कोई एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स उनके पास नहीं थी। मीर जाफर की डेथ के बाद 1765 में
उन्हीं के बेटे को नवाब देखो, पहले मीर जाफर को उन्होंने पपेट नवाब बनाया, फिर उनके सन इन लॉ मीर कासिम को बनाया। अब मीर कासिम क्योंकि वो मिलिट्री पावर ग्रो कर रहा था और वो फ्री होना चाहता था ब्रिटिश के कंट्रोल से, इसलिए उन्होंने ब्रिटिशर्स ने मीर कासिम को हरा दिया और वो अवध भाग गया, बाद में तो उसको पूरी तरह हरा दिया। तो जब मीर कासिम चला गया था तो मीर जाफर को वापस से नवाब बना दिया गया था। अब 1765 में जब मीर जाफर मर गया तो उसके बेटे को नवाब बना दिया गया एंड ही वॉज फोर्स्ड टू डिसबैंड मोस्ट ऑफ द आर्मी। तो जो भी उसकी आर्मी थी उसे डिसबैंड करा दिया गया बाय मीर जाफर एंड ट्रांसफर्ड निजामत पावर दैट इज एडमिनिस्ट्रेटिव एंड सिविल जस्टिस टू नवाब अपॉइंटेड बाय द ब्रिटिशर्स। तो अब जितनी भी निजामत पावर्स थी, मतलब एडमिनिस्ट्रेशन की पावर और जस्टिस, क्रिमिनल जस्टिस की पावर, वो सारी की सारी नवाब से हटा दी गई। ठीक है, तो वो मिली डेप्यूटी नवाब को और इस डेप्यूटी नवाब को अपॉइंट किया था ब्रिटिशर्स ने। करेक्ट, समझ गए? तो नवाब से निजामत पावर्स ले ली और एक डेप्यूटी नवाब बनाया, उसको सारी की सारी पावर्स दी थी। तो अगर हम देखें तो नवाब अब एक सेरेमोनियल हेड फिगर ही रह गया था, और क्योंकि वो डेप्यूटी नवाब को वो असाइन कर, मतलब वो डेप्यूटी नवाब बनाते थे, तो कंट्रोल तो ब्रिटिशर्स के हाथ में ही था। अब ब्रिटिशर्स जो थे वो रियल रूलर्स बन चुके थे बंगाल में, और नवाब्स गिवन अलाउंसेस 53 लाख रुपीस और लेटर वो भी हटा दिया गया। तो इनिशियली उनको 53 लाख रुपीस देते थे और बाद में वो ग्रांट भी हटा दी गई। और 1765 ऑनवर्ड्स जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी बिकेम द रियल रूलर्स ऑफ बंगाल। कंपनी ट्रेडर्स से अब रूलर्स बन चुकी थी थ्रू डिप्लोमेसी, वॉर्स एंड ट्रीटीज। अब बात करते हैं इनके गवर्नर्स की, गवर्नर्स ऑफ बंगाल एंड गवर्नर जनरल्स ऑफ इंडिया। तो फर्स्ट गवर्नर थे बंगाल के रॉबर्ट क्लिव, जो अपने देश से वापस आए थे और यहाँ पर इन्होंने आके ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद साइन की थी। और लास्ट थे वॉन हेस्टिंग्स, राइट? इन नाम पता होने चाहिए। इसके बाद गवर्नर जनरल्स ऑफ इंडिया जो 1773 ऑनवर्ड्स थे, सो वॉन हेस्टिंग वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल। और इसके बाद नेक्स्ट लास्ट थे लॉर्ड डलहौजी। तो इनके नाम आप याद कर लेना। कमिंग ऑन टू द डुअल गवर्नमेंट इन बंगाल, तो 1765 से 1772 तक इंडिया में डुअल गवर्नमेंट थी, जिसमें रॉबर्ट क्लिव ने जिसे इंट्रोड्यूस किया था 1765 में, जिसमें ना बंगाल के दो मास्टर्स थे, एक ब्रिटिशर्स और दूसरे नवाब। तो नवाब थे वो जनरल एडमिनिस्ट्रेशन देखते थे, लॉ एंड ऑर्डर देखते थे और क्रिमिनल जस्टिस देखते थे। वहीं पर कंपनी के पास मिलिट्री पावर थी और रेवेन्यू कलेक्शन था। अब ये जो नेचर था ना डुअल गवर्नमेंट का, तो इससे कंपनी ने ना, मतलब कंपनी को पावर पूरी थी लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई नहीं थी। तो बेसिकली वो एंजॉय कर रहे थे। और नवाब के पास रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी थी लेकिन पावर और रिसोर्सेस बिल्कुल भी नहीं थे। तो सारा का सारा रेवेन्यू कलेक्ट होता था, इंडियन ऑफिशियल्स कलेक्ट करते थे और वो ऑफिशियल्स कंपनी को सारा का सारा पैसा देते थे। और यहाँ से करप्शन और ऑपरेशन भी स्टार्ट हो गया। अब क्या हुआ, अब पीजेंट्स को ज़्यादा, मतलब पीजेंट्स पे ज़्यादा प्रेशर डाला जाता था फॉर टैक्स, हैवी टैक्सेस लिए जाते थे और एंड पीजेंट्स सफर्ड मिजरी ड्यू टू हाई रेवेन्यू कलेक्शन। और कंपनी शोड नो कंसर्न फॉर देयर वेलफेयर, मतलब कंपनी को कोई मतलब नहीं था कि लोग भूखे हैं, लोगों के ऊपर हैवी टैक्सेस हैं, दे डिडंट बॉदर ओनली। और साथ ही साथ अब क्या हुआ, एक टेरिबल फेमाइन आया बंगाल में इस समय पर, और इसकी वजह से 1/3 पॉपुलेशन जो थी बंगाल की वो मर गई। लेकिन ना नवाब और ना ही कंपनी, किसी ने भी इस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली। अब डुअल गवर्नमेंट की वजह से एडमिनिस्ट्रेशन कोलैप्स हुआ, इकोनॉमी कोलैप्स हुई और जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे उन्होंने 1772 में डुअल गवर्नमेंट को खत्म कर दिया। वॉन हेस्टिंग्स को गवर्नर ऑफ बंगाल बनाया गया एंड 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के अकॉर्डिंग हेस्टिंग वाज मेड द गवर्नर जनरल ऑफ ब्रिटिश इंडिया। और गवर्नर जनरल जो था, इट वाज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंपनी ऑफिशियल। अब एंड ऑफ द डुअल गवर्नमेंट इसे वॉन हेस्टिंग्स ने ही खत्म किया था और अब बंगाल डायरेक्ट कंट्रोल में आ गया था। कंपनी के नवाब को हटा दिया गया, पेंशन्स ऑफ कर दी गई और जो ट्रेजरी थी वो मुर्शिदाबाद से कलकत्ता को शिफ्ट कर दी गई।
कैलकटा इनकी कैपिटल बन गया, मतलब कैलकटा बिकेम द कैपिटल ऑफ बंगाल और बाद में कैलकटा बिकेम द कैपिटल ऑफ इंडिया। अब बात करते हैं वॉन हेस्टिंग्स रोल। तो इनका रोल क्या था कि एक एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेटर थे। इन्होंने काफ़ी सारे एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस किए थे और इन्होंने एक ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट बना दिया था बंगाल में। सो दिस वाज ऑल फ्रॉम आवर टुडे सेशन। आई होप ये पूरी कहानी, तो कहानी ही है, 2 बार 3 बार 4 बार सुनो। आई एम 100% श्योर कि आप ना ये चैप्टर कभी भी नहीं भूलोगे। तो एज अ कहानी सुनो, बुक से एक बार पढ़ो, कहानी सुनो, बुक से पढ़ो, एंड दिस चैप्टर इज डन। एंड प्लीज डोंट ट्राई टू मेमोराइज एनीथिंग, कहानी की तरह सुनो, मजे में सुनो, और इस तरह पूरा चैप्टर कवर हो जाएगा। तो आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम विद द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन यू ऑल टेक केयर एंड एज यू ऑल नो, लर्नो हम मतलब फ्री है पर बेस्ट है।